मैं वो व्यक्ति बनना चाहता हूँ जो भविष्य में हम लोग जो हैं एक नई नौजवान पीढ़ी को दिशा दिखाएं। मैं राजनीति कर रहा हूँ, मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, और अगर मैं ही ऐसा काम करूँ। नई कार्यशैली का गठन होने जा रहा है अलग अलग स्टेट में। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा दौरा करेंगे। क्या ऐसा हुनर है जो आप देखना पसंद करेंगे अपने प्रायोरिटी लिस्ट में कि हमारा नाम आगे रिकमेंड कर देना, भैया अप्रोच लगा देना? सरकार वही काम कर रही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्रग को बढ़ाने का काम कर रही है। सरकार डरती है। बीजेपी की डिक्शनरी में ही चुनाव नहीं है। बीजेपी के शासनकाल में आज शिक्षा का स्तर बहुत कमज़ोर हो गया है, शैक्षणिक संस्थाओं को कमज़ोर कर दिया गया है। मैं क्या, कोई भी नहीं सोचता है कि उसको एक दिन, बस ये है कि अपने सपने अपने लक्ष्य के पीछे लगे रहो, कुछ तो मिलेगा। क्या बड़ा बदलाव आप इस पद के द्वारा देश में लेकर आने वाले हैं फ्यूचर में, जो हम देख सकते हैं कि विनोद जाखड़ जो आए हैं इन्होंने ये काम किया है जिससे एक अलग इंप्रेशन जमाया है। एक बुक है जो आज के नौजवान को पढ़ना चाहिए कि कैसे इस देश को आज़ादी मिली और कैसे विकट परिस्थितियों में हमारे इस देश के उस दौर के नेता लड़े। फ्रीडम एट मिडनाइट मैं करता हूँ। मैं जब भी कभी एंजाइटी का शिकार होता हूँ तो मैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत सारी हमारी शुभकामनाएं। पत्रकारिता का स्तर आज कमजोर होते जा रहा है। आज हमारे मेहमान जो हैं वो बहुत ही खास है क्योंकि इनकी शुरुआत विराटनगर की गलियों से हुई थी। विराटनगर की उन गलियों से 2014 का सफ़र, 2014 के बाद 2018 का सफ़र, इस सफ़र के बीच में काफ़ी उतार चढ़ाव इन्होंने देखे। काफ़ी बार उन्होंने सड़कों पे उतर के आंदोलन करें। उन आंदोलनों के बाद काफ़ी मुद्दे इन्होंने उठाए हैं। हो सकता है कि ये वो मुद्दे थे जो आज इनको विराटनगर से राष्ट्रीय राजनीति, जो कि एनएसयूआई है, उसकी ये दावेदारी करेंगे। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना कीमती समय देने के लिए। इस भागदौड़ में कैसा लग रहा है, इस भागदौड़ में आपको, और क्या बदला है इस भागदौड़ के बाद आपके जीवन में, क्या चेंज देखने पड़े हैं? वो एक पद, उस पद से पहला का दिन और पद के बाद के दिन में क्या डिफरेंस है, क्या बदला है जीवन में? पहले बिजी थे, अब और बिजी हो गए, ये बदला है। बाकी तो सब चीजें हैं ही। और बहुत ही एक महत्वपूर्ण पद आपको मिला है। इसके बीच में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान, परिवार का ध्यान सब कैसे रख पा रहे हैं? सब चीज़ों को मैनेज करके कैसे चल रहे हैं अभी? भाई देखो, ये तो बड़ा टिपिकल होता है क्योंकि स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है और मैं तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस भी हूँ। तो मुझे लगता है कि फिर भी मैनेज कर लेते हैं। कुछ 5-10 दिन थोड़ा ज़्यादा बिजी रहे, पर धीरे 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 चीज़ें मैनेज कर लेंगे। और परिवार से तो है, तो मुलाकात होती रहती है, बात होती रहती है। विराटनगर की वो छोटी सी गलियां आज भी आपको याद होगी। वहां से यहाँ तक का सफर, कितने संघर्ष आपने देखे हैं विनोद जाखड़ को द विनोद जाखड़ बनाने में? क्या वो आरएसएस के शस्त्र पूजन का विरोध है या वो साइकिल यात्रा है? सब, जितने आंदोलन किए सब, कोई एक विशेष आंदोलन नहीं, सारे के सारे। उन गलियों से लेकर आज की गलियां जो आप देख रहे हैं, कितना बहुत सारे आंदोलन किए हैं। मतलब उस समय से लेके और यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आंदोलन ही नहीं, बहुत सारे काम भी किए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही जो लोगों ने पसंद की, और उन सब की देन है कि आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। वो गलियां और आज की गलियों में क्या डिफरेंस आप देख रहे हैं? मेन मेरा सवाल ये है कि गलियां बदल गई हैं, चौराहे बदल गए हैं, और मंजिल पे शायद जो सपना आपने देखा था विराटनगर में, वो आपको लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है। पहले चैन की नींद सो लेते थे, अब जिन गलियों में है वहाँ नींद चैन की नींद नहीं सो सकते हैं। इतना ही डिफरेंस है। ठीक है। क्या कभी बचपन में सोचा था आपने कि इतना बड़ा पद आपको मिल जाएगा और मिलेगा तो एकदम सही दावेदारी में नाम आएगा? और ये कोई भी नहीं सोचता है, मैं क्या, कोई भी नहीं सोचता है कि उसको एक दिन, बस ये है कि अपने सपने अपने लक्ष्य के पीछे लगे रहो, कुछ तो मिलेगा। इतना बड़ा आपको एनएसआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद परिवार के क्या रिएक्शंस थे? क्योंकि आपको वो संघर्ष के दौर याद होंगे जब पिताजी की दुकान सेल आउट करके आपने कॉलेज का पहला चुनाव लड़ा था। देखिए, सच्चाई यही है कि भाई माँ बाप तो खुश होंगे जब आप किसी जगह कामयाब होते हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, नौकरी हो, कोई स्पोर्ट्स हो, या कोई और अन्य जगह हो, राजनीति हो। जब आप कामयाब होते हैं तो परिवार को तो खुशी होना लाजमी है। क्या रिएक्शन था फैमिली का? सब बहुत बहुत खुश हैं सब। बस यही है कि भाई अपना काम ईमानदारी से करो, जो जिम्मेदारी मिली है और जिसने जिम्मेदारी दी है उनको मजबूत करो और लगे रहो।
क्या अब आपको भी लगता है कि राजस्थान के बेटे और बेटियों को टिकट का डर नहीं सताएगा एनएसआई से, और उस डर के साथ साथ ये भी रहेगा कि अगर हम कहीं और स्टेट में जाके चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारा भाई हमारे साथ मजबूती से खड़ा रहेगा? अब मैं राजस्थान तक सीमित नहीं रहा, हाँ। आपने मुझे देश की जिम्मेदारी दी है, तो मुझे लगता है कि देश में हर जगह हम लोग यही समन्वय स्थापित कर सकें कि मेरे जैसे आम परिवार से जो है लोग आते हैं, उनको आगे हम लोग कैसे राजनीति में हो या अन्य जगह हम कैसी मदद कर सकते हैं वो करनी चाहिए, वो मैं करूँगा। राजस्थान में एक मुद्दा है जो अभी विधानसभा में नहीं उठाया गया। काफ़ी बात हुई थी कि विधानसभा में उठाया जाएगा, जो कॉलेज के इलेक्शंस हैं नहीं हो रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है कि सब जगह तो आप टिकट वितरण कर देंगे, पर कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक बार नहीं, सोचना छात्र संघ के पड़ेगा। चुनाव छात्र बेहद संघ जरूरी है। सरकार डरती है, बीजेपी की डिक्शनरी में ही चुनाव नहीं है, क्योंकि वो पंचायती राज तक के इलेक्शन नहीं करा पा रही है। और ये इनका आज का इतिहास नहीं, पुराना इतिहास रहा है। तो ये नौजवानों की आवाज़ से डरते हैं, छात्र छात्राओं की आवाज़ से डरते हैं, क्योंकि इस देश के अंदर आज इन्होंने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी हैं कि हर वर्ग, चाहे महिला हों, युवा हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, सब इनके खिलाफ खड़े हुए हैं। पर कहीं ना कहीं भैया मेरी कॉलेज के काफ़ी प्रिंसिपल से बात हुई थी। उनका कहना था कि ये चुनाव जो है उनका स्तर थोड़ा सा गिर गया है, राजनीति करने का कॉलेज के चुनाव का स्तर गिर गया है। ये टेबल ठोकू राजनीति कर रहे हैं, रील बाजी कर रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? क्या इस वो चीज को वो एनएसआई? प्रशासन का काम होता है सख्ती से जो है हर चीज़ की पालना करवाना। ये नहीं है कि अगर बीमारी कोई बढ़ गई है तो उसका इलाज करना छोड़ दें, है ना? ये थोड़ी है कि आप डॉक्टर के दिखाना बंद कर दोगे। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये हम कह सकते हैं कि राजनीति में जो है बदलाव ज़रूर आया है, परिवर्तन ज़रूर आया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप चुनाव को बंद कर दें। ऐसे तो फिर एमएलए एमपी के इलेक्शन भी हैं, उनमें भी चीज़ें बदलती नज़र आ रही हैं। हर जगह चुनाव में जो है चीज़ें, क्योंकि हम पैदा ही बदलाव के दौर में हुए हैं, तो हम बदलाव से क्यों डरें? तो ये तो बहाने हैं उनके। अब भैया पूरे देश के युवाओं को एक मौका देने की स्थिति में है। राजस्थान एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, एनएसआई गढ़ बताया जाता है पूरे देश में इसका। मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गए, आदि ऐसे काफी राज्य हैं। इनमें आप क्या क्या डिफिकल्टीज देखें, क्योंकि हम राजस्थान से आते हैं, राजस्थान में हम सारी चीजें हमारे सामने खुल के रखी हुई है कि ये डिफिकल्टीज है, इससे हम ऐसे सामना कर लेंगे। अब आपका जब एक लेवल अप हुआ है तो और अदर स्टेट में जाके आप क्या क्या चीजें हैं ऐसी जो आप नोटिस करेंगे, कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे और क्या क्या चीज़ें देखते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए भाई, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन पे हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। एनएसयूआई जो है उन चीज़ों पे, उन मुद्दों पे मुखरता से लड़ेगी। हम लोग देखते हैं कि बीजेपी के शासनकाल में आज शिक्षा का स्तर बहुत कमज़ोर हो गया है, शैक्षणिक संस्थाओं को कमज़ोर कर दिया गया है, शिक्षा के बजट को हर बजट में घटा दिया जाता है। आज इनके कारण जो है बीजेपी शासित राज्यों में, मैं यूँ कहूँ कि देश में आज नशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ड्रग्स जो है हर घर तक पहुँच गया हाँ, मैं है। ये आऊँगा बड़ा इस पे। चिंता का विषय है। इसके साथ साथ शिक्षा बहुत महंगी कर दी गई है। शिक्षा का निजीकरण कर दिया गया है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। बेरोजगारी इस देश में दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। नौजवान अच्छी अच्छी डिग्रियां लेके जो हैं घर बैठे हुए हैं, अवसाद में आ रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे ये प्राथमिक मुद्दे हैं जिन पे हमें लड़ाई मजबूती से लड़नी है। नशा जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़ रहा है। पहले देखते थे अदर स्टेट में हो रहा है, पर अब राजस्थान की स्थिति बहुत ही बेहाल होती जा रही है इस चीज में। एनएसआई स्टार्टिंग से ही इसका विरोध कर रहा है, चाहे सरकार में हो चाहे नहीं हो। सरकार किसी की भी हो, एनएसआई ने रोड पे उतर के इसका जम के विरोध किया है, ये सबके सामने है। अब जब आपकी सत्ता मजबूत हो रही है तब आप इस चीज को कैसे और आगे लेके जाएंगे और इन चीज के खिलाफ आप क्या क्या कदम उठाएंगे? स्कूली लेवल पे अगर रोकथाम हो, क्या आपको भी लगता है ये चीजें वहां से भी रुक जाएगी? बिल्कुल, देखो, प्राथमिक दायित्व जो है ये समाज का बनता है कि ऐसे चीज़ों में परिवार का दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, ऐसी चीज़ें उनसे बातचीत करें कि अगर उनको लगे कि बच्चे को कहीं अवसाद है, कोई टेंशन है, कोई डिप्रेशन है, पढ़ाई की दिक्कत है, कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इन सारे अवसाद के बाद ही जो है बच्चा ड्रग्स की तरफ जाता है। जब उसको जीवन में कोई उम्मीद नहीं दिखती है, कोई मौका नहीं मिलता है, या उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तो सरकार वही काम कर रही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्रग को बढ़ाने का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि इनका शासन प्रशासन दोनों भ्रष्ट हैं। तो एक तो भ्रष्टाचार के चक्कर में ये लोग जो हैं देश के नौजवानों को खराब कर रहे हैं। उसका दूसरा उद्देश्य ये है कि ये चाहते नहीं हैं इसके देश का युवा युवा रहे, ताकि वो कल को नौकरियां, उनसे रोजगार, उनसे शिक्षा ये मांगे ही नहीं।
वो शांत रहे, वो केवल अपने काम में लगा रहे, वो ड्रग्स खा पी के ऐसा रहे कि वो 4-5 साल जीवित रहे, क्योंकि ये इनका है, समझ में आ रहा है। इनके प्रोटेक्शन पे जो है आज नशा इस देश में बिक रहा है। नहीं, इतना आसान थोड़ी है ये ड्रग आपने को इन बेचना। सारी चीजों को खुद को कैसे दूर रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं राजस्थान एक टायर 3 सिटीज से ज्यादा है। लोग अपने साधारण परिवार वाले बच्चों को राजनीति से दूर इसीलिए रखते हैं कि नशा पत्ता और ये गलत हरकतें ना हो। आपने इन चीजों को खुद से दूर कैसे रखा, खुद इन चीजों से कैसे बचकर इतने अच्छे लेवल पे आप राजनीति कर पा रहे हैं? देखिए, वो तो आपके खुद के जो है परिवार के संस्कार होते हैं, दूसरा आपका खुद का जो है कंट्रोल होता है, और आपका विज़न अगर क्लियर है, आप अपने चीज़ों में बिज़ी रहते हैं, आपका लक्ष्य है, कोई नज़र है, कोई दिशा है, तो मुझे लगता है कि फिर इन सब चीज़ों में आप नहीं जा सकते। अब मैं इस देश में वो व्यक्ति बनना चाहता हूँ जो भविष्य में हम लोग जो हैं एक नई नौजवान पीढ़ी को दिशा दिखाएं। मैं राजनीति कर रहा हूँ, मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, और अगर मैं ही ऐसा काम करूँ तो फिर किस मुंह से मैं लोगों को कहूँ कि आप ड्रग्स मत लीजिए, नशा मत कीजिए। तो मैंने अपने आप को कोसों दूर रखा हुआ है। मैंने मेरे जीवन में कभी भी किसी तरीके का नशा नहीं किया है, किसी भी तरीके का। तो मुझे लगता है कि हर नौजवान को जो है सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर नशा करना है तो मुझे लगता है कामयाबी का करना चाहिए। आपको सक्सेस का नशा करना चाहिए कि आप कितने कामयाब हो सकते हैं। आप जुनूनी होने चाहिए, आपको आगे बढ़ने का नशा करना चाहिए, किसी रेस को जीतने के लिए नशा करना चाहिए। मैं ड्रग से दूर हूँ। नशा वो करो जिससे आपको, समाज को, देश को हित हो। तो नशे के बहुत सारे प्रकार होते हैं। नशा इंजेक्शन का नशा नहीं होता है, नशा पैसे का नशा भी होता है, नशा कुर्सी का भी होता है ना। तो हर बहुत सारे नशे होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि किसको कुर्सी का नशा हो गया। आपको अभी किस चीज का, कुर्सी का? नहीं, मुझे ऐसा नहीं है। मेरे को क्यों कुर्सी का नशा होगा? मेरे लिए कुर्सी नई थोड़ी है, मैं तो पहले भी कुर्सियों पे रहा हूँ। 2014, 2018, हाँ, फिर 24 संघर्ष में रहा। 24 में रहे। हाँ, अभी कोई नई चीज़ नहीं है। पिताजी से क्या सीखा आपने अपने जीवन में? अरे, पिताजी से, माँ बाप से हर कोई व्यक्ति संघर्ष करना सीखता है। बेसिक सी बात है, मेरे माँ बाप से मैंने वही सीखा। क्या चीज ऐसी है जो कहीं ना कहीं जाते हैं तो याद आता होगा कि बचपन में पिताजी ने ये चीज मुझे रोकी थी, टोकी थी या सुधारी थी? हुआ कभी ऐसा इन नहीं, दिनों में? मेरे पिताजी ने मुझे कभी कुछ करने के लिए नहीं रोका। सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी से आपने क्या चीज सीखी है अपने इस करियर में? सचिन पायलट जी से हम धैर्य सीख सकते हैं, अशोक गहलोत जी से हम अनुभव ले सकते हैं। तो हर व्यक्ति की, हर नेता की अपनी अपनी चीज़ें हैं। नई कार्यशैली का गठन होने जा रहा है, अलग अलग स्टेट में। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा दौरा करेंगे। क्या ऐसा हुनर है जो आप देखना पसंद करेंगे अपने प्रायोरिटी लिस्ट में? काम, मेहनत, ईमानदारी, संघर्ष। एनएसए के माध्यम से क्या बड़ा बदलाव आप इस पद के द्वारा देश में लेकर आने वाले हैं फ्यूचर में? जो हम देख सकते हैं कि विनोद जाखड़ जो आए हैं, इन्होंने ये काम किया है जिससे एक अलग इंप्रेशन जमाया है राजस्थान का, एक अच्छा नाम। आप देखो, हम अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की लड़ाई लड़ेंगे। हम उसकी आवाज़ बनेंगे, उसकी ताकत बनेंगे। कोई कमज़ोर है उसको हम ताकतवर बनाएंगे, उसकी ताकत बनने का प्रयास करेंगे। चाहे वो हमारा कैंपस हो जिसमें छात्रों के साथ हो रहे अन्याय हो, या फिर कोई स्कूल हो, या सरकार अगर कोई तानाशाही कर रही है, सरकार अगर कोई युवाओं के खिलाफ गलत कानून ला रही है, छात्र छात्राओं के खिलाफ गलत कानून ला रही है, इस देश की जनता है, लोगों के लिए कोई गलत कानून ला रही है, तो हम उनके खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको शिक्षा मंत्री का दर्जा दिया जाए तो क्या ऐसी चीज है जो आप चेंज करना सबसे पहले पसंद करेंगे कि मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में ये चीजें हैं, मैं इसको सबसे पहले चेंज करूंगा? मुझे लगता है अगर कोई शिक्षा मंत्री बने तो वो एक अच्छा पढ़ा लिखा और विजनरी होना चाहिए। उसको भविष्य की समझ होनी चाहिए, उसको सब्जेक्ट का ज्ञान भी होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि उसको केवल किताबी नॉलेज होना चाहिए, मैं ये कहता हूँ उनको अनुभव होना चाहिए, उनके पास एक विज़न क्लियर होना चाहिए कि कैसे मैं, जो गांव देहात के लोग हैं, ढाणी के बच्चे हैं, उनको किस तरीके से जो है एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकते हैं, आगे ला सकते हैं, उनको सही शिक्षा प्रणाली के साथ जोड़ सकते हैं, शिक्षा का स्तर कैसे सुधार सकते हैं। जैसे मैं निखिल,
अगर मेरे को बोले कि अगर आपको ये पद मिलता है तो आप क्या चीजें चेंज करना पसंद करेंगे, मेरी लिस्ट कहीं ना कहीं रेडी है। विनोद जी को अगर बोला जाए कि विनोद जी क्या चेंज करना पड़े तो क्या चीज आप मेजर चेंज करना चाहेंगे? मैं कहा ना, विजनरी होना बहुत जरूरी है। आज मेजर जो मेजर चीज, आज शिक्षा की स्थितियां ऐसी हैं कि उनमें सब कुछ बदलाव की आवश्यकता है। क्या देख रहे हैं आप छोटे छोटे मासूम बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं अपने भविष्य की उम्मीद को लेकर, छत गिर जाती है। हमारे नेता जो हैं पार्टी के प्रवक्ता बन के बचाव में लग जाते हैं, किसी को तकलीफ नहीं होती है कि उनसे जाके मिलें, उनके परिवार से मिलें, है ना, क्या उन पे बीती है। एक घटना से हम सबक नहीं लेते हैं। पूरे प्रदेश में आज ऐसी स्थितियां जो हैं बनी हुई हैं। तो आज एक चीज की नहीं, मुझे लगता है बहुत चीजों की आवश्यकता है। हर चीज ही बदलने की आवश्यकता है। शादी राजस्थान में अभी एक प्रमुख बनी हुई है, काफी शादियां प्रमुख है। कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है शादी कम होके एक शक्ति प्रदर्शन का रूप ढला जा रहा है? विनोद जी कब इस दौड़ का हिस्सा बनेंगे? और वो समय आएगा जब शादी भी होती है, सबकी होती है, होगी नहीं होगी वो तो समय तय होगा। नहीं नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं होगी नहीं होगी? विनोद जी इस वाली रेस से पीछे थोड़ी रह नहीं, सकते अभी हैं। जो जिम्मेदारी मिली है वो शादी से बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि लाखों नौजवानों की उम्मीद मेरे से जुड़ी हुई है। मुझे भारत के सबसे बड़े छात्र संगठन, मैं कहूँगा विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन NSUI की जिम्मेदारी मिली है। तो मेरे लिए सबसे प्रमुख चीज यही है। ठीक है, आपके जीवन का एक सिद्धांत जिसे अपन प्रिंसिपल कहते हैं वो क्या है जिसको आप हमेशा से फॉलो करते हुए आ रहे हो? सादगी। वो कहीं ना कहीं मैं काफी देर से देख रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं मुझे अनुभव भी हो रही है। किताबों का शौक है आपको? बिल्कुल, बहुत किताबें पढ़ता हूँ। क्या क्या अभी तक आपने पढ़ा, क्या क्या? बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं मैंने। कोई आज के हमेशा युवाओं को अपनी गाड़ी में किताब रखता हूँ, जब भी मौका मिलता है मैं दिन में 2-4 चैप्टर पढ़ लेता हूँ। कौन सी ऐसी किताब है जो आपको ज्यादा प्रभावित करी और आपके मन को विचलित कर गई हो कि ये मेरे जीवन को बदली है? बहुत सारी ऐसी किताबें हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किताबें लिखी हैं, बहुत सारी जबरदस्त किताबें हैं। भगत सिंह की जो जेल डायरी है, मैंने जेल में पढ़ी, बहुत भावुक करने वाली थी। और मैं तो ये कहूँगा इस देश में अभी जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, तो मुझे लगता है, मैंने अभी आपसे पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कि एक बुक है जो आज के नौजवान को पढ़ना चाहिए कि कैसे इस देश को आज़ादी मिली और कैसे विकट परिस्थितियों में हमारे इस देश के उस दौर के नेता लड़े। फ्रीडम एट मिडनाइट, उस पर सीरीज भी बनी है और हाँ। इतनी ज़बरदस्त किताब है। मैं तमाम देश के नौजवानों से, आपके दर्शकों से कहूँगा कि उस किताब को लाइए। और अगर आप किताब नहीं पढ़ सकते हैं तो मुझे लगता है उस पर कोई वेब सीरीज भी हाँ, बनी वो है। फ्रीडम एट मिडनाइट, उसको देखिए, बहुत ज़बरदस्त है। आज जो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी यूज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जी ने इस देश का पार्टीशन कराया, उनको समझ में आएगा कि महात्मा गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई में क्या लड़ाई लड़ी, और उस स्थिति में जब देश आज़ाद होने वाला था तो देश के सामने क्या चुनौतियां थी, उन चुनौतियों का कैसे सामना किया और उनका क्या योगदान था। तो मैं ये किताब जो है जरूर सजेस्ट करूँगा। ठीक है, जब आप थोड़ा सा स्ट्रेस फील करते हैं खुद में, तब आप खुद को कैसे मोटिवेट कर पाते हैं? आज के युवा हर छोटी छोटी चीज़ों में खुद को स्ट्रेस में मान लेते हैं, डिप्रेशन का और एंजाइटीज और ये सारी चीज़ें। जेनजीज जो जनरेशन है, आप उससे बाहर है। नहीं, ये इस देश की कॉमन और मेजर समस्या बन गई है, क्योंकि खान पान इतना ज़बरदस्त हो गया है। खान पान इतना ज़बरदस्त हो गया है कि मुझे लगता है कि एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत आम चीज़ हो गई है। पर ये बड़ा वो है, खतरनाक है। तो मुझे लगता है, जैसे मैं करता हूँ, मैं जब भी कभी एंजाइटी का शिकार होता हूँ तो मैं ग्राउंड पे निकल जाता हूँ, मैं वॉक करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। फिटनेस को लेकर अभी आप कैसे हैं? क्या रूटीन फॉलो कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल कोई रूटीन नहीं है, लेकिन मैं डेली वॉक करता हूँ। अभी तो वो नहीं हो पा रही है? अभी नहीं हो पा रही है, पर मैं कर लेता हूँ। ऐसी कोई मेरा एक पर्सनल सवाल है, मैं इतनी देर से देख रहा था आपको बाहर खड़े होकर साइड में से, बढ़िया काफी लोग आपसे मिलने आए। मैं बाकी और जगह भी गया हूँ, बाकी जगह देखा भी है मैंने, आपके विपरीत जो संगठन है मैं वहां पे भी जाके आया। कहीं ना कहीं वहां पे पर्चे सिस्टम चल रहा है कि हमारा नाम आगे रिकमेंड कर देना, भैया अप्रोच लगा देना। आप इन चीजों से खुद को कैसे बचा के लेके चल रहे हैं अभी तक आगे? और जो अप्रोच लगा रहे हैं, नाम रिकमेंड आ रहे हैं, आप उनको कैसे मैं देखते नया हैं? नहीं हूँ, मैं पैरासूट नहीं हूँ, मैं सबको जानता हूँ। 15 साल सारी की चीज़ों राजनीति को, आपने देखी है। सारी चीज़ें फॉलो करता हूँ। मैं भी उसी भीड़ से निकल कर यहाँ तक आया हूँ, तो मैं हर चीज़ को समझता हूँ कि किस व्यक्ति की क्या पहचान है, किसकी कितनी ताकत है, कौन संघर्षशील है, कौन नहीं है।
तो किसी पर्ची में नाम लिख के आ जाए, ये भजन लाल जी तो है नहीं कि मौका मिल जाए और मुख्यमंत्री बन जाए। तो हमारा संगठन ऐसा है भी नहीं, इसमें पर्ची सिस्टम नहीं होता है। मेरा लास्ट सवाल है आपसे, आने वाले समय में आपका व्यक्तिगत लक्ष्य क्या होने वाला है भैया? इस देश की नौजवान पीढ़ी की आवाज़ बनना, इस देश में जिस तरीके से नफ़रत फैली हुई है, डिस्क्रिमिनेशन फैला हुआ है, जिस तरीके से भेदभाव हो रहा है, उसके खिलाफ अग्रिम पंक्ति में खड़ाई होकर लड़ाई लड़ना, इस देश के संविधान को, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को, इस देश की शैक्षणिक संस्थाओं को बचाने की लड़ाई लड़ना, मुख्य धारा में आके अपने देश के लोगों की सेवा करना, अपने देश के लोगों की आवाज़ बनना, मुझे लगता है कि हर नेता में यही होना चाहिए। हमारे इस चैनल के माध्यम से, टॉक्स विद निखिल के माध्यम से, आप क्या एक यूथ को और यंग जनरेशन को जो भाग दौड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भाग दौड़ अपने जीवन की हो सकती है, पद की हो सकती है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा एक मैसेज है जो मैं आपके सारे दर्शकों को, जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनको कहना चाहूँगा कि हमारा देश बड़ी विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा है, तो इसमें सजग होने की आवश्यकता है। आप स्वस्थ रहें, आप अच्छी पढ़ाई करें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो आ रहा है उसको हकीकत ना समझें, क्योंकि इस देश में प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। तो आप जो है अपना विवेक लगा के उन चीज़ों को समझें, उन चीज़ों को देखें, उनके बारे में रिसर्च करें, क्योंकि आज की नौजवान पीढ़ी को जो है गलत दिशा में धकेला जा रहा है, चाहे वो ड्रग का मामला हो। ड्रग्स भी जो है एक सोची समझी साजिश है इस देश के नौजवानों को पीछे धकेलने की। तो नशे की लत से दूर रहने का संदेश भी मैं ऑडियंस को दूंगा। भैया अपना कीमती समय इस बिजी शेड्यूल से निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो। आपका भी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। बहुत सारी हमारी शुभकामनाएं, ऐसे ही लगे रहिए, जनता की आवाज़ उठाइए, जनता के जो मुद्दे हैं उनकी आवाज़ बनिए, और जो पत्रकारिता का स्तर आज कमज़ोर होते जा रहा है उस स्तर को मजबूत करने, उम्मीद करेंगे पत्रकारिता का स्तर हम नहीं गिरने देंगे, क्योंकि मैं काफी देर से देख रहा था, काफी चीजों के लिए आपने मना किया था करने के लिए, काफी पत्रकार आए हैं, वो चीजें करके गए हैं, शायद मैं उन चीजों से बचा। स्तर बराबर रहेगा, स्तर नहीं गिरेगा। हम कुछ व्यूज के चक्कर में, कुछ लाइक्स के चक्कर में जो है ना, अपनी मूल उद्देश्य, अपनी मूल भावना, अपनी मूल बातचीत को खत्म कर देते हैं। केवल वो एक लाइन जो है हम लाइक, हाँ, 10 मिनट का इंटरव्यू वो 1 मिनट लोग फोकस करते हैं, हमारा वो फोकस नहीं है, हमारे पूरे 10 मिनट ही फोकस है। भविष्य की शुभकामनाएं।